हमारे बीच में एक बहुत ही खास शख्सियत मौजूद हैं, प्रवीण खंडेलवाल जी, जो कि सांसद हैं चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र से। प्रवीण जी, आपको भी स्टेज पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। बहुत जोरदार तालियों के साथ आग्रह करूंगी कि सभी लोग प्रवीण जी का स्वागत करें, क्योंकि हम प्रवीण जी से उन पहलुओं को समझेंगे, उन मुद्दों को समझेंगे जिनके जरिए उन्होंने एक रोड मैप बनाया और सांसद बनकर अब अपने संसदीय क्षेत्र की आवाज बन रहे हैं। और इसके साथ ही साथ चांदनी चौक, जो कि बहुत महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र में भी आता है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे सहयोगी धर्मराज, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका आपका। और प्रवीण खंडेलवाल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत सर हमारे इस मंच पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को जो लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, मैं उनको भी अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। पहला सवाल सर आपसे, जिस क्षेत्र को आप रिप्रेजेंट करते हैं, ऐतिहासिक तौर पर देश ही नहीं दुनिया में उस क्षेत्र का नाम है। समस्याएं बहुत ज़्यादा उस क्षेत्र में रही हैं, और जब पिछले साल आप चुनाव जीत कर आए, मैंने आपके उस पूरे चुनाव अभियान को बहुत करीब से देखा था। आपको लगता है सर कि एक साल से ज़्यादा वक्त गुजरने के बाद उसमें डिलीवरी क्या हो पाई है? तो पहला प्रश्न तो आप चांदनी चौक के लिए। देखिए, समस्याएं हैं तो हम हैं। अगर समस्याएं नहीं होंगी तो आप हमें कभी बुलाओगे नहीं। बिल्कुल। तो इसलिए तो समस्याएं आती रहे, हम उसका समाधान करते रहें। 1.5 साल के लगभग होने को आ गया है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बने हुए, और अगर मैं बातचीत को केवल अपने चुनाव क्षेत्र तक सीमित रखूं, तो जैसा अभी आपने कहा, चांदनी चौक भारत में ही नहीं, पूरे विदेश में भी खाली ये बताने की ज़रूरत है आप कहाँ के एमपी हो। और जब मैं बोलता हूँ मैं चांदनी चौक का एमपी हूँ, तो फिर ये बताना नहीं पड़ता कि कहाँ के हो। चांदनी चौक यानी दिल्ली का। अग्री। चांदनी चौक की अपनी एक ऐतिहासिकता है, चांदनी चौक की संस्कृति है, सभ्यता है, लेकिन उतनी ही समस्याएं भी हैं। देश का सबसे बड़ा व्यापारिक हब है चांदनी चौक, और उस नाते से क्योंकि वहाँ पर रिहाइश धीरे धीरे करके कम होती जा रही है, पर्टिकुलरली मैं चांदनी चौक की बात कर रहा हूँ। मेरी लोकसभा, एक तो मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मैं बोलता हूँ चांदनी चौक, तो लोग समझते हैं ये उसी चांदनी चौक का ही खाली एमपी है। ऐसा नहीं है। मेरी लोकसभा जमुना के इस पार से शुरू होती है और मुकरबा चौक तक जाती है, और उसके बाद अपना मीरा बाग तक जाती है, और उसके बाद ITO तक आती है। तो जब हम क्योंकि विकास की बात करूँगा तो फिर आप कहोगे कि खाली चांदनी चौक की बात में, चांदनी चौक में ये नहीं हुआ तो इसलिए विकास नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने ये कहा था कि मैं लोगों के जीवन में परिवर्तन लाऊंगा। मैंने ये भी कहा था कि मैं हर विधानसभा में हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए रिक्रिएशन सेंटर बनाऊंगा। मैंने ये भी कहा था कि मुनक नहर, जो मेरे इलाके का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, मैं उस पर अहमदाबाद की तरह रिवर बेड बनवाऊंगा। मुनक नहर का जो मालिकाना हक है वो हरियाणा सरकार के पास में है, लेकिन पिछले 1 साल में लगातार हम लोगों ने मिलकर के, और उसके बाद जब हमारी सरकार बन गई तो हमारे काम में तेज़ी आ गई। मुनक नहर को एक प्रोजेक्ट के रूप में दोनों सरकारों ने मिलकर के स्वीकार किया है, हरियाणा ने भी और दिल्ली ने भी। और मुनक नहर की सफाई का काम शुरू हो गया है। उसके दोनों तरफ हम रिवर बेड बनाएंगे, और मुनक नहर के ऊपर एक फ्लाईओवर बनवाने की योजना है, जिस पर ऑलरेडी प्रपोजल सबमिट हो गया है। एक बड़ी जो परियोजना जो स्वीकार हो गई और जिसकी टेंडरिंग के प्रोसेस में है, वो इसी मुनक नहर के ऊपर से चल कर के इंद्रलोक तक एक फ्लाईओवर जो जुड़ेगा
UR2 से, और UR2 जुड़ेगा अमृतसर और कालका से, और उसके बाद वो वैष्णो देवी तक जाएगा, कटरा तक। तो अर्थात कटरा से अगर कोई आदमी चलेगा तो नॉन स्टॉप वो इंद्रलोक तक आ सकता है। ये प्रोजेक्ट पास हो गया, लगभग 2500 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट में लगेंगे, और इस प्रोजेक्ट को हमारे आदरणीय नितिन गडकरी जी का मंत्रालय इसको करने वाला है। मैंने बहुत सारे जो मेरे यहाँ DDA के या MCD के खाली प्लॉट थे, मैंने उनके यूसेज को चेक किया है, और यूसेज चेक करने के बाद अब हम उनको कहीं पर रिक्रिएशन सेंटर बनाने की योजना बना रहे हैं, कहीं पर बच्चों के लिए प्ले जोन की योजना बना रहे हैं, कहीं पर कंप्यूटर लैब। अभी 2 कंप्यूटर मैं CSR लाया 3 करोड़ रुपए का, जिससे मैंने 860 लाइटें लगवाई हैं सोलर से चलने वाली, 50 हाई मास्ट लगवाई हैं, और 2 कंप्यूटर लैब, क्योंकि मेरे यहाँ एक बहुत बड़ा हिस्सा वो भी है जो गरीब तबके का है। तो गरीब तबके के लोगों को कंप्यूटर की शिक्षा मिले, उसके लिए 2 कंप्यूटर लैब मैंने ऑलरेडी लग चुकी हैं। उद्घाटन उसका किसी भी दिन हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग काम हमने किए हैं। उसमें लोगों की स्वास्थ्य की सेवा का मामला है। मैंने कहा था कि मैं पीतमपुरे में NSP पर 500 बेड का हॉस्पिटल बनाऊंगा, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सरकारी हॉस्पिटल LNJP है, मौलाना आज़ाद है, बट उस तरफ हॉस्पिटल नहीं है। वो प्रोजेक्ट लगभग अब अपनी फाइनलाइजेशन की स्टेज पर है। एक बार वो प्रोजेक्ट फिनेंशियली क्लियर हो जाएगा तो फिर ये 500 बेड का हॉस्पिटल हम नेताजी सुभाष पैलेस में बनाने वाले हैं। ठीक है। एक सर, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आप जिस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करते हैं वो पूरे दिल्ली को परिभाषित करता है, क्योंकि देश दुनिया से लोग आते हैं और उसी क्षेत्र में सबसे पहले रुख करते हैं। एक ट्रैफिक का इशू है, और दूसरा क्योंकि बाजार हैं और बाजार बड़े बेतरतीबी से डेवलप हो गए हैं, बड़ी शिकायतें होती हैं। आपके पास भी कंप्लेंट्स आता है। 1-2 दिन पहले भी वहाँ पर व्यापारियों ने प्रदर्शन किया था, और आप उस वर्ग को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनको बेहतरी के लिए आपके तरफ से क्या प्लानिंग है, ताकि जो लोग रेडी पटरी लगाते हैं उनका भी काम चले, उनका भी रोजगार चले, और जो लोग आए उनको परेशानी ना हो? देखिए, पहली बात तो आप ये मान लें कि देश में कोई भी व्यक्ति जो स्वयं मेहनत करके पैसे कमाता है, मैं उसके साथ मजबूती से खड़ा हूँ। चाहे उसकी दुकान है या नहीं है, वो एक अलग विषय है। तो मैं उसको भी व्यापारी मानता हूँ, और उस व्यापारी के नाते से मैं उसके लिए, जब मैं पार्लियामेंट का मेंबर नहीं था मैं तब भी खड़ा था, और मैं आज भी खड़ा हूँ। 2011 में नेशनल अर्बन स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी मैंने बनवाई थी उस समय की सरकार से, और उस अर्बन स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी में बहुत स्पष्ट था कि हॉकिंग जोन और नॉन हॉकिंग जोन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को बनाने हैं। जिस दिन वो योजना पूरी हो जाएगी तो आपको सड़क पर पटरी पर सामान बेचता हुआ कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। हॉकिंग जोन है, आप वहाँ पर जाइए, आप हॉकिंग कीजिए, कोई आपको रोकेगा नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर हमें रोक लगानी पड़ेगी, और मैंने साफ तौर पर कहा, मैं आपके चैनल पे भी कह रहा हूँ, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एनक्रोचमेंट को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैंने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि एनक्रोचमेंट फिर किसी का भी हो, सड़क पर जो पटरी है, पटरी पर चलने का अधिकार वो मेरा और आपका है, उसको कोई एनक्रोच नहीं कर सकता। बहुत सारी एनक्रोचमेंट है जिसको मैं हटा रहा हूँ। जहाँ तक ट्रैफिक का सवाल है, तो वहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है ई रिक्शा की। रिक्शा जो चलती है, हाँ, वो जो आजकल नई रिक्शाएँ चल गई हैं, वो रिक्शा में प्रॉब्लम ये है कि लाइसेंस तो दिया है 100 रिक्शा को, चल रही है वहाँ 1000 रिक्शाएँ, और एक कोई कोर्ट का एक ऑर्डर है, उस पर स्टे मिला हुआ है, पता नहीं किस, वो ऑर्डर मिला एक व्यक्ति को, लेकिन वो सारी रिक्शाओं पर वो ऑर्डर आपको दिखाई देगा। तो मैंने अभी अधिकारियों को कहा है कि आप सबसे पहले ये पता करें कि इस चांदनी चौक में या मेरी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में
कहाँ पर कितनी ई रिक्शाओं की आवश्यकता है। अगर 100 की है तो 110 चलेंगी, उसके अलावा नहीं चलेंगी, हम उसको हटा देंगे। उसमें सर उसमें माइनर भी बहुत चलाते हैं, नाबालिग लड़के, छोटे छोटे 10-12 साल के बच्चे चलाते हैं, और उसमें घटनाएं भी होती हैं सर। देखिए, नाबालिग को चलाना नहीं चाहिए, ये बात सही है, लेकिन अगर इसके मानवीय पहलू को आप देखें तो मानवीय पहलू ये है कि आज बहुत से घरों के अंदर कोई अपनी मजबूरी से, कोई बहुत खुशी होकर के नौकरी नहीं करता, उसके परिवार की मजबूरी है। अगर मान लो किसी के परिवार में कमाने वाला वही 12 साल का लड़का है, तो वो कौन, आप खिलाएंगे, मैं खिलाऊंगा, हम लोग नहीं खिलाएंगे, या तो वो चोरी चकारी करेगा। नाबालिग को नहीं काम करना चाहिए, ये मैं ऑफिशियली भी मानता हूँ, लेकिन कई बार परिस्थितियों के कारण से ग्राउंड है, हम उनको कुछ सुविधाएं दे सकते हैं। जैसे मैंने व्यापारियों को कहा है कि आप उसको आत्मनिर्भर बनाइए, और हमारे बहुत से व्यापारियों ने, दिल्ली नहीं पूरे देश में हमने लोगों को आत्मनिर्भर बनाया है। हम महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी को स्कीम है लखपति दीदी, मैं आपके चैनल पर कह रहा हूँ, अब तक पूरे देश में हम 5 लाख से ज़्यादा महिलाओं को लखपति दीदी बना चुके हैं। और वो महिलाएं जो कल तक कुछ नहीं कर रही थी अपने घर में, आज वो 1 लाख रुपए, 50,000 रुपये, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए अपनी मेहनत से कमा रही हैं। तो अगर आप लोगों के साथ खड़े होंगे और उनको काम करने का मौका देंगे और उनकी मदद करेंगे, तो निश्चित रूप से हम सब मिल करके दिल्ली को और समाज को बदल सकते हैं। बिल्कुल प्रवीण जी, क्योंकि आप व्यापारी वर्ग को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब मैं इसी से जुड़ा हुआ आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में हमने देखा कि जीएसटी रिफॉर्म्स हुए हैं, और उस पर आपकी प्रतिक्रिया भी आई थी, और हमने सारे व्यापारियों की रिएक्शंस भी सुने थे। आप इन बदलावों को अब तक अगर हम देखें कि हाल ही के महीनों में जब से लागू हुए हैं, नवरात्रि से लेकर अब तक, इन बदलावों को जनता के दृष्टिकोण से एक व्यापारी होने के नाते किस तरह से देख रहे हैं, और जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे लगता है कि पूरे देश को इस काम के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहिए। इसमें फ़ायदा हमारे दुकानदार का भी हुआ और मेरे और आपके जैसे कंज्यूमर का भी हुआ। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में 400 से ज़्यादा आइटम्स पर 18% और 12% से निकाल करके उनको 5% के दायरे में लाया गया। 28% के स्लैब में से काफ़ी सारे आइटम 18% में आए और बाकियों को 40% में भेज दिया, क्योंकि वो 40 में ही जाने लायक थे। अब पहला प्रश्न आपका है कि हमारे व्यापारी को क्या फ़ायदा होगा। हमारे व्यापारी का फ़ायदा ये कि उसकी जो कैपिटल टैक्स के रूप में डिपार्टमेंट में जमा रहती थी, अब उसके पास वो कैपिटल की लिक्विडिटी होगी। तो यदि पहले वो 18% टैक्स दे करके आ रहा था, तो अब 13% उसके पैसे बच रहे हैं। और किसी भी व्यापार में, अगर व्यापार के गणित को हम लोग समझते हैं, किसी भी व्यापार में 13% का जो लेवरेज है वो बड़ा लेवरेज होता है। तो उससे हमारे व्यापारी की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ती है और उसके पास व्यापार करने के लिए लिक्विड मनी रहता है। ये फ़ायदा तो व्यापारी का हुआ। और अगर हम कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर पहले जिस आइटम को 100 रुपये में ख़रीद रहा था, अब उसमें 13 रुपये कम कर दें तो वो 87 रुपये का सामान खरीदता है। 13 रुपये यदि किसी एक आइटम पर कम हो रहे हैं तो वो कोई छोटी बात नहीं है। और यही कारण था कि इस बार दिवाली पर 6.5 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड कारोबार पूरे देश के अंदर हुआ। तो ये जो जीएसटी के सुधार हैं, ये कोई पहला सुधार नहीं था, ये सुधार शुरू हुए हैं और अभी इस यात्रा को चलना बाकी है। निश्चित रूप से जीएसटी के अंदर कुछ परेशानियां हैं। मैं परसों ही वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को मिलकर के आया हूँ, मैंने उनसे बातचीत की है और जीएसटी के ऊपर हम अभी और बहुत सारा काम सरकार के सहयोग से मिल करके करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि देश के लोगों को इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। लेकिन एक बात और है, ये मैं जनरल, हमारी बहन श्रीमती कमलजीत सहरावत जी आई है, मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियों से हमारी बहन का आप अभिनंदन कर दें। साथ ही सांसद है आपकी, पार्लियामेंट छोड़ करके आई हैं। मैं भी जैसे पार्लियामेंट छोड़ करके आया हूँ तो मैंने बहन को पूछा था, तो बहन ने कहा मैं
आप भैया आगे चलो, मैं पीछे पीछे आ रही हूँ मैं। तो कहने का अर्थ आप ये है कि कुल मिलाकर के यदि आप देखेंगे तो हमारी इकोनॉमी बूम कर रही है, और बूम करने का एक कारण ये है कि आने वाले समय में इसका तीसरा फ़ायदा जो आपने नहीं कहा, मैं आपको बताता हूँ। इसका तीसरा फ़ायदा हमारे मैन्युफैक्चरर को होता है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को होता है, क्योंकि उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम आ रही है, उनका रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है। जब रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा तो फिनिश प्रोडक्ट अपने आप में सस्ता मिलेगा। तो कुल मिलाकर के ये जो हमारी चेन है, मैन्युफैक्चरर टू द एंड कंज्यूमर, लास्ट माइल पर जो खड़ा है, 400 आइटमों के आने से फ़ायदा हुआ। अभी जीएसटी में हमारी सरकार और बहुत सारी सुविधाएं देने जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जो बात की है, उसको हमारी सरकार ज़मीन पर उतार भी रही है और अच्छे तरीके से उतारेगी, ये विश्वास मैं आपको दे सकता हूँ। एक बात बताइए सर, जब आपने इतना बढ़िया से डिस्क्राइब कर दिया, कुछ एक रिपोर्ट्स आती हैं, जल्दी से जवाब दीजिएगा 30 सेकंड में, फिर मैं दूसरा सवाल उस पर आपसे लूँगा। कई रिपोर्ट्स ऐसे आते हैं जिसमें बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, वर्तमान भारत सरकार है, वो आंकड़ों के साथ कुछ खेल कर रही है, और ये जो दिखावा हो रहा है ना, ये असली नहीं है भाई साहब। कभी आपने ये देखा कि आपने कभी ये जानने की कोशिश करी वो रिपोर्ट किसकी होती है? वो नहीं, आपने एक रिपोर्ट का जिक्र किया। हमारी मुसीबत क्या है कि चाहे वो आपका चैनल हो या हम लोग हो, हमें छपास की बीमारी है और आपको ब्रेकिंग न्यूज़ की बीमारी है। हम उसकी ऑथेंटिसिटी पर कभी जाते नहीं कि ये रिपोर्ट एक्चुअल में अगर है तो किसकी है, क्या वो क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। आप जितने रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, जिसने अगर ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, आप एक मैं आज आपको कह के जा रहा हूँ, और आप अपनी रिसर्च करते रहना, एक क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन अगर इस बात को कह दे तो मैं फिर, आप ऐसा प्रोग्राम करना, मैं फिर आपके प्रोग्राम सर, आपने बोला पार्लियामेंट्स आए, 30 सेकंड फिर हम इस सेशन को ख़त्म करेंगे। दिल्ली में इस बार रेखा गुप्ता जी की सरकार आने के बाद पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ गया है या हंगामा ज़्यादा है? देखिए, पहली बात तो आप नहीं कह रहे, लेकिन सुबह ही आपके रिपोर्टर ने मेरे से पूछा, हमारे जो परम सम्माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं वो आज प्रदूषण का सवाल उठा करके, और कल वो बर्लिन जा रहे हैं। तो एक तो मैं समझता हूँ इसमें जवाब समझ में आ गया। आप एक बात समझ करके चले, 10 साल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, प्रदूषण पर एक काम भी नहीं हुआ, और जिस स्थिति में दिल्ली हमको मिली आज, और अभी का आप AQI उठा करके देख लें और इसको पिछले वर्षों से आप तुलना कर लें, तो इस समय का AQI पहले वर्षों के मुकाबले आपको बेटर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए सर, रैप अप करते एक मेरा बहुत छोटा सा आखिरी सवाल है। PM के साथ कल डिनर सभी सांसदों का हुआ, बहुत शॉर्ट में बता दीजिए क्या चर्चाएं हुई और क्या खास रहा उस डिनर में? देखिए, वैसे तो वो प्रधानमंत्री जी का निजी डिनर था, उसकी चर्चा मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हम सब सांसदों के लिए ये सुखद संयोग था कि भारत के प्रधानमंत्री के साथ हम लोगों को सहभोज करने का मौका मिला। प्रधानमंत्री जी स्वयं एक टेबल के ऊपर गए, और मैं समझता हूँ कि ये प्रधानमंत्री जी के इस व्यवहार से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो डिनर कैसा रहा होगा। बाकी बहुत सारी बातें मैं आपकी कल्पना पर छोड़ता हूँ। नहीं, तो बहुत सारी बातें हम भी नहीं बता सकते सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।